कोई भी एक्सेल आप ओपन करते हो, इस फाइल को आप क्या बोलते हो इन एक्सेल टर्मिनोलॉजी? किसको? जैसे एक्सेल का फाइल है ना, डॉट एक्सेल है, इस फाइल को आप क्या बोलते हो? शीट। शीट हो रही है, शीट तो ये पूरी होगी। दिस इज द वर्क वर्कबुक। बुक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क बुक। दीज आर द सीट्स, या यू कैन से वर्क शीट। शीट भी हम नहीं बोलते, क्योंकि सीट दो तरह के होते हैं, एक तो वर्क शीट, दूसरा होता है जो ग्राफ, यदि आप पीवट थोड़ा बहुत बनाए होगे तो पीवट भी एज ए ग्राफ सीट इंसर्ट हो जाता है, वो भी सीट होता है। तो सीट में आपका वर्कबुक वाला भी आ जाता है और ग्राफ वाला भी आता है। दैट्स वाई स्पेसिफिक जो इसका नाम है दैट इज कॉल्ड वर्क सीट। दिस इज वर्कबुक, दिस इज वर्क सीट। ए बी सी डी क्या होता है? कॉलम। ये 1 2 3 4 क्या होता है? रो। जो भी आपका रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन है, दिस इज कॉल्ड सेल। इसको हम लोग कहते हैं सेल। तो एक्सेल का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज द सेल, और जो सबसे टॉप लेवल का है वो एक्सेल अपना खुद का है, जिसको कि यदि भी आप करोगे उसको, उसमें हम लोग उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, क्योंकि एक्सेल क्या है? एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसको हम लोग एक्सेल इटसेल्फ सबसे टॉप लेवल का है, उससे नीचे आप आओगे तो वर्कबुक, वर्कबुक के नीचे वर्कशीट, वर्कशीट के नीचे रेंज, रेंज के नीचे आपका सेल। क्योंकि रेंज क्या होता है? जो आप एक सीक्वेंस में सेल को सेलेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, अब हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे, कोई भी सेल आप सेलेक्ट करते हो, इसका क्या एड्रेस है, कैसे आपको पता चलता है? जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, मैं आपसे पूछूंगा इस सेल का क्या एड्रेस है? एक तो यहाँ पे आपको दिखता है N7। N7 कैसे है? N इज योर कॉलम एंड 7 इज योर रो। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो कि सामने आपको यहाँ पे भी दिखता है। ठीक है, एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला हम लोग अब जो क्लास शुरू करेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? मैथमेटिकल लॉजिक टू सॉल्व। फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी सारे फंक्शन बनाए हुए हैं विच इज़ द प्री डिफाइंड, कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। जब भी आप करेंगे तो हम लोग अपना खुद का भी फंक्शन बनाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप भी अपना कस्टमाइज कुछ भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो, और वो भी आप इक्वल टू करोगे तो आपको फंक्शन दिखेगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट का फंक्शन दिखता है। तो सबसे पहले हम एक्सेल के फंक्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट इज काउंट, काउंटे एंड काउंट ब्लैंक। ये तीनों फंक्शन क्या होता है और क्या डिफरेंस है, यदि किन्हीं को पता हो तो? काउंट से होता है जो आपका केवल न्यूमेरिक वैल्यू लेती है, ठीक है। एंड काउंट ए में न्यूमेरिक्स और अल्फा न्यूमेरिक सारे कैरेक्टर ले लेंगे। और ब्लैंक वाला जो होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लैंक को छोड़ करके सारे काउंट कर लेगा। ये काउंट में सीधे न्यूमेरिक आ जाएंगे। काउंट सही है, काउंट ओनली काउंट्स आपका न्यूमेरिक वैल्यू। जो भी आप इसको रेंज दोगे, उस रेंज के अंदर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा, दैट मीन 0 to 9 के कॉम्बिनेशन वाले नंबर, काउंट केवल उसी को काउंट करता है। काउंट क्या करता है? कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट ब्लैंक, चाहे वो न्यूमेरिक हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, कैरेक्टर हो, सबको, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, सबको काउंट करता है। नहीं तो काउंट में तो न्यूमेरिक आएगा ना, केवल न्यूमेरिक काउंट में। सपोज A2 है तो केवल 2 को ही तो काउंट करेगा, A को नहीं करेगा ना। नहीं, A2 वाला नहीं, वो सेल हो गया। देखो, एक तो मैंने बोला 2, मैंने एक बोला A2, ठीक है। अब यदि तुम काउंट लगाओगे, इसमें यदि मैं काउंट लगाऊंगा तो 1 रिटर्न करेगा। इसको यदि तीनों को मैं काउंट में लूंगा तो, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? एक ही सेल के अंदर तो है, दिस इज नॉट न्यूमेरिक, दिस इज द अल्फा न्यूमेरिक। इसके अंदर अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है। यदि तुम इसके अंदर काउंट ए लगाओगे तो ये तीनों रिटर्न करेगा। काउंट में तीनों आ जाएंगे और इसमें केवल काउंट में एक ही आएगा ना। काउंट में केवल एक आएगा, क्यों? क्योंकि वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे मैंने काउंट लगाया, काउंट में इसको मैं रेंज देता हूँ 10, क्या रिटर्न किया? 1, क्योंकि इसको एक ही जगह पे तो न्यूमेरिक मिला। जबकि इसके जगह पे यदि मैं काउंटे लगाता हूँ, क्या रिटर्न करता? 3। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट को भी काउंट किया, अल्फा न्यूमेरिक को भी काउंट किया। इसके जगह पे यदि हम कोई स्पेशल कैरेक्टर देंगे उसको भी वो काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा डेटा रेंज है, इसके अंदर क्या है? टेक्स्ट भी है, न्यूमेरिक भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, अल्फा न्यूमेरिक भी है, ब्लैंक भी है। इसके अंदर मैं यदि काउंट लगाऊंगा, फाइव, 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक वैल्यू है,
रिटर्न किया 5। यदि मैं यहाँ पे लगाऊंगा काउंट ए, इसमें सेल ब्लैंक छोड़ करके सारा रिटर्न किया, दैट इज द 11। क्लियर है? यदि मैं यहीं पे लगाऊं काउंट ब्लैंक, नहीं ब्लैंक काउंट ब्लैंक क्या करेगा, जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया उसके अंदर जितने ब्लैंक सेल हैं, ब्लैंक सेल मेरा कितना है? 1। क्लियर? एनी डाउट? कहीं पे कोई भी डाउट हो इमीडिएटली पूछ लेना, आगे बढ़ के फिर पीछे आने से फायदा नहीं है, वहीं उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना। कोई हड़बड़ी नहीं है, जब आए हैं तो ढंग से सीखें। ठीक है? नेक्स्ट इज काउंट इफ। काउंट इफ ऐसा करना, थोड़ा सा ना ब्रीफ दे देना इंट्रोडक्शन, उसके जो शॉर्ट लगा देना, जो करते हैं शॉर्ट आउट लिस्ट। अभी शॉर्ट तो आएंगे, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, डोंट वरी। मैं तुम्हारे पास सिलेबस डिस्कस नहीं किया हूँ इसलिए तुम्हें लग रहा है। फर्स्ट वी आर डूइंग फंक्शन, उसके बाद वो सारी चीज़ हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है? काउंट इफ इससे तो बहुत 2-3 अभी हमने यहाँ पे काउंट किया, काउंट जो भी किया कोई कंडीशन था क्या? नहीं लॉजिक लग जाएगा, कंडीशन लग जाएगा। जब यदि आप किसी भी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग कोई भी काउंट करते हो तो हम वहाँ पे काउंट इफ यूज करते हैं। हालांकि आपको लिखने की हर एक चीज जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो है ना, ये सारा चीज रिकॉर्ड कर रहा है ऑन स्क्रीन एक्टिविटी, और जो भी हम लोग वॉइस जो भी है, ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है एंड आप इसको कैरी कर सकते हो अपने साथ। तो सारा चीज आपको जो भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल इज रिकॉर्डेड हियर। ठीक है? नेक्स्ट इज काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है? सपोज कीजिए कोई भी काउंट आपको करना है किसी भी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना, कंडीशन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। व्हेन वी वांट टू काउंट ऑन अ सिंगल कंडीशन, तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं काउंट इफ। जब एक कंडीशन पे हमें काम करना है, जैसे सपोज करो यहाँ पे डेट है, कस्टमर है, ट्रांजैक्शन है, आइटम है, यूनिट है। यदि मैं आपको यहाँ से पूछता हूँ कि भाई बताओ कि गिल कस्टमर के कितने रिकॉर्ड हैं, है ना, इतने सारे कस्टमर। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि गिल कस्टमर के कितने रिकॉर्ड हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, बट मैं सारे का काउंट आपसे नहीं पूछ रहा, मैं कोई स्पेसिफिक आपसे काउंट पूछ रहा हूँ। तो एक कंडीशन ही मैंने बोला है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? काउंट इफ। काउंट इफ सबसे पहले क्या है? रेंज, जहाँ आपने काउंट करना है। तो रेंज में अगर क्या है, इस कस्टमर के अंदर ही तो आपको काउंट करना है, यहाँ से यहाँ तक, कॉमा। क्राइटेरिया इज योर कंडीशन। हमें इसके अंदर क्या चाहिए? गिल वाले रिकॉर्ड हमें चेक करने हैं। गिल क्या है? टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है? टेक्स्ट है। एक्सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट यदि आप लिखते हो उसको हमेशा हम लोग डबल कोट के अंदर लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट होगा जी। यदि न्यूमेरिक रहता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे। तो जो मेरा क्राइटेरिया है दैट इज द टेक्स्ट, तो हमने उसको डबल कोट के अंदर लिखा। क्राइटेरिया आपने क्या बताया था, उसका डेफिनेशन क्या होता है? क्राइटेरिया इज योर कंडीशन। क्राइटेरिया हमारी कंडीशन होती है। ठीक है? तो हमने इसको रेंज बता दिया। रेंज के बाद हमने क्या इसको दिया? क्राइटेरिया दे दिया, ब्रैकेट क्लोज। एंड द क्राइटेरिया इज ओनली इन टेक्स्ट? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्राइटेरिया क्या हो, न्यूमेरिक भी हो सकता है। जैसे मैं इसमें आपसे पूछ कि 10 से ज्यादा वाले मेरे को बताओ कितने यूनिट हैं, तो क्या हो गया? वो तो न्यूमेरिक हो गया। क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। अच्छा, क्राइटेरिया को सेमीकोलन में करेंगे तो टेक्स्ट रहेगा तब डबल कोट के अंदर लिखोगे। यदि टेक्स्ट नहीं रखेगा तो आप फ्री फॉर्मेट में लिख सकते हो। कोई बता रहा है 19 काउंट है गिल। हाँ जी, गिल के इस कस्टमर के 19 रिकॉर्ड होंगे, इससे 19 रिकॉर्ड है। ये तो हम जानना चाह रहे थे कि इस कस्टमर में गिल के कितने रिकॉर्ड हैं, तो 19 है, 19 उसने बताया। ये तो हो गया एक कंडीशन पे। अब सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताओ कि गिल का यहाँ ट्रांजैक्शन में सेल और परचेज, गिल के सेल के कितने रिकॉर्ड हैं? कितना हो गया कंडीशन? दो कंडीशन हो गया। अब ये काम काउंट इफ से नहीं होगा, क्योंकि काउंट इफ वर्क्स in only for single condition. When you have two or more than two condition, तो हम लोग उसके जगह पे count if के जगह पे यूज करते हैं count ifs, ifs IFS, count ifs, ठीक है? मल्टीपल, यस, if का प्लूरल मल्टीपल, दो या दो से ज्यादा कंडीशन, देन यू विल यूज count if के जगह पे count ifs। यहाँ पे हम क्या लिखें? इक्वल टू काउंट इफ,
काउंट इप्स क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है, गिल वाला है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया 1, क्या है क्राइटेरिया 1, गिल, गिल, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना था, सेल चाहिए, सेल सेल या परचेज, परचेज, तो उसके लिए रेंज कौन सा है, ये वाला सेल कॉलम है, पूरा, यहाँ से यहाँ तक का हमने रेंज ले लिया, कॉमा इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या हमें होना चाहिए, सेल होने चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन था जी, ये बता रहा है 21 है ऐसे, ये वो दोबारा लिखो ना, दोबारा फॉर्मूला 11 दिखा रहा गिल, गिल के अंदर फिर सेल, ये था ना, हाँ जी, है। कितना बता रहा है 11 था, हाँ जब भी दोबारा हाँ एक बार दोबारा बताना ये फॉर्मूला। देखो सब कोई फॉर्मूला लिखने से पहले ना उसके सिंटैक्स को समझो, यदि आपको उसका सिंटैक्स समझ में आ गया देन यू कैन अप्लाई इट। काउंट इप्स सबसे पहले क्या कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब क्या, वो वाला रेंज जहां हमें पहला वाला क्राइटेरिया लगाना है, तो हमें पहला वाला क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, यही तो है, गिल है, गिल तो कस्टमर हमने पूरा का पूरा ले लिया क्राइटेरिया रेंज 1, जैसे ही कॉमा दोगे, देखो अब आ गया क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, हेलो ठीक ठीक है, लेकिन ये बुक कितने अपना हो जाता है हैबिट है यार, लिखने के बिना होता ही नहीं। ठीक है, तो मेरा क्राइटेरिया 1 क्या है, गिल वाला था, गिल, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब जो दूसरा वाला जो मेरा रेंज है कौन सा है, सेल आपको क्या परचेज देखना है, वाला इसके सेल। करस्पॉन्डिंग सेल देखना है, हाँ, सेल। वही कॉलम होगा ना रेंज, पूरा हमने रेंज ले लिया, इसमें हमें क्या देखना है, सेल सेल देखना है। इसी तरह से यदि आपका और है तो और आप दे सकते हो अप टू 64 लेवल, सेल के बाद हम परचेज भी डाल देंगे तो दोनों का आ जाएगा। हाँ अच्छा कितने भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं अप टू 64 कंडीशन तक लगा सकते हो इसमें। तो इसमें सबका अलग अलग दिखाएगा, जैसे सेल परचेज एक साथ लगाए इसमें तो अलग अलग दिखाएगा इसका, क्या क्या आप चाहते हो, जैसे ये हो गया, अब इसमें एक क्राइटेरिया और लगाते हैं कि इसके अकॉर्डिंग परचेज कितनी हुई, तो सेल और परचेज अलग- कंबाइंड अलग लगाओगे ना? अलग दिखाएगा। अच्छा अलग अलग लगना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग वैल्यू होगा ना, सेल का अलग होगा परचेज का अलग होगा, हाँ। तो यू हैव टू राइट अनदर फंक्शन फॉर दैट ना। यदि इसी के करस्पॉन्डिंग अब मैं आपसे बोलता कि गिल का सेल के अंदर बताओगे पेन सेट कितना है, अच्छा तो अब क्या हो गया, वो जो तीसरा जो मेरा तीसरा क्राइटेरिया है लेवल है। दैट इज इन अनदर कॉलम, तो हम अच्छा। इसी फॉर्मूला के साथ उसको भी तीसरा लगा देते। अच्छा, ठीक। क्लियर है। इसके अंदर एक चीज और कि जो आपका मल्टीपल कंडीशन होता है वो अलग अलग कॉलम में होना चाहिए। अच्छा जैसे देखो गिल अलग कॉलम में है, कस्टमर नेम, सेल परचेज ट्रांजैक्शन कॉलम में है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को देखना था कि सेल के अंदर पेन सेट कितना था, तो वो भी अलग कॉलम में था, तो भी मैं इसी के अंदर कंबाइन कर देता। ठीक, ठीक है। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली चीज होती है, जो भी आप क्राइटेरिया रेंज ले रहे हो उसका लेंथ जो है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 2 से 50 तक है, बी कॉलम में भी, सी कॉलम में भी 2 से 50 तक गया है, क्योंकि वो क्या करता है एक के करस्पॉन्डिंग दूसरे कॉलम को मैच करता है, तो रेंज शुड बी सेम। अच्छा रेंज अगर डिफरेंट होगी तो फिर एरर प्रॉम्प्ट कर देगा। ठीक है, तो क्लियर है, बोलो। हाँ इसमें क्या करना, चलो वो तो खैर पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला। इसके अंदर जो भी ईप्स वाले फंक्शन आए हैं ये सारे के सारे 2007 में आए हैं। 2007 के पहले 3 में ये सारे नहीं थे ईप्स वाले फंक्शन। अच्छा क्लियर आता। नेक्स्ट इसी में एक बार वो भी दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि जैसे पहला क्राइटेरिया गिल के अंदर सेल कितना हुआ, सेल के अंदर फिर पेन कितना हुआ, ये लगा के देखें इसमें। तो बताओ, इससे अगला वाला एक और कंडीशन लगा देते हैं, हाँ एक और लगा दो। ओके, एक और लगा दिया हमने, पेन यहाँ कितने से के? यहाँ तक का रेंज ले लेंगे। हाँ ठीक है, जी, इसके अंदर क्या होगा, पेन पेन, ठीक है। क्या बता रहे, एक ही है। और इसमें यूनिट लग जाएगा, तो यूनिट लगेगा, नंबर लगेगा यहाँ पे। गिल सेल पेन, ठीक है। एंड इसमें यूनिट लास्ट वाले में यूनिट लगेगा,
ये नंबर आने ये के यूनिट लगेगा क्या? यूनिट का क्या करोगे आप? काउंट लेके क्या करोगे? यूनिट का तो सम लेंगे ना, अच्छा हाँ सही है। क्योंकि यूनिट का काउंट तो उतना ही होएगा। अच्छा ये डेट, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना पड़ता तब पता आएगा ना कि इस डेट पे इतने यदि select आपको कर दे। किसी स्पेसिफिक डेट का लेना है तो आप डेट का क्राइटेरिया ले लो। अच्छा हाँ, वो भी इसी में जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे क्राइटेरिया डालने के लिए तो बहुत बड़ा ये डालना पड़ेगा नहीं? क्यों? काउंट इफ, क्यों उसमें काउंट इफ का होना काउंट इफ चाहिए? लगा लो ना, काउंट इफ में रेंज हम डेट वाला ले लेंगे, उसमें जो उसके बाद क्राइटेरिया होगा कि किस स्पेसिफिक डेट का आपको पेन देखना पे हो, ले डेट लें। दे दो। अच्छा 15 दिसंबर 2006 लिखना इवन पड़ेगा। लिखना नहीं पड़ता। यदि आप चाहते हो कि हम बार बार अपने फार्मूला में चेंज ना करें, सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा, जो चीज मैं लिखा उससे करस्पॉन्डिंग मेरा फार्मूला यहाँ चेंज हो जाए, तो हमने जो यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स लिखा हुआ है इसको भी हम उस सेल के रेंज से चेंज कर सकते हैं ना। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? डेट लगा जैसे सपोज करो हम यहाँ पे एक सेल लेते हैं, अब मैं बोलता हूँ इसको यहाँ पे मैंने लिखा गिल, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है? गिल को हार्ड कोड किया हुआ है ना, ये गिल को हार्ड कोड आपने किया हुआ है। हम इसके जगह पे जो मेरा क्राइटेरिया है, इसके जगह पे यदि कहीं सेल पे लिखा हो तो हम सेल से भी इसको रेफर कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, एड्रेस तो उसका होगा। इससे फायदा क्या होगा कि यदि सपोज करो मेरे को गिल के जगह पे किसी और का देखना है, हमें जोन्स का देखना है, तो हमें फार्मूला में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करें, गिल के जगह पे जोन्स लिख दें, तो क्या करेगा, जोन्स के जगह पे जो भी मिलेगा उसको दे देगा। संयोग से जोन्स भी उसको एक ही मिल रहा है। बात समझ आई? तो जब फिक्स रहेगा तब तो हम डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं, अच्छा। लेकिन जब आप किसी सेल से लिंक करो तो सीधा उस सेल का एड्रेस दे दो। अभी क्या करेगा, यहाँ पे J8 में जो भी पड़ा होगा वो उसको क्राइटेरिया मानेगा। ओके, इसमें एक क्वेरी है कि जैसे फॉर्मेट दोनों का सेम होना चाहिए। किसका? जैसे इस जोन्स ये है और यहाँ पे भी जोन्स है, तो दोनों का फॉर्मेट सेम होना फॉर्मेट चाहिए। मतलब व्हाट? फॉर्मेट मतलब लेंथ एंड उससे कोई मतलब तो नहीं है, कोई मतलब नहीं उससे। क्योंकि कभी कभी होता नहीं एरर देने लगता है वैसे। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, केस सेंसिटिव भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इधर जोन से प्रॉपर में लिखा उधर मैं कैपिटल में लिख दूंगा तो उसको अलग कुछ समझेगा। नो, अगर यहाँ पर दो नाम दिए हो तो कैसा है? जोन्स का भी देखना है और किसी और के देखना है। बताओ, तुम बताओ। हमें जोन्स के भी देखने हैं और गिल के भी देखने हैं। अब बताओ क्या करोगे? और कॉमा दे देंगे। कॉमा दे क्या करें? कॉमा कैसे लेगा दोस्त? कॉमा वो एक बार में तो एक को कंपेयर कर रहा है ना। आप कॉमा को समझ जा रहे हो कि 2 नंबर है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज करो एक कॉम्बिनेशन से 5 रिकॉर्ड आए तुम्हारे जोन्स वाले, और गिल वाले तुम्हारे पास 6 कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हारे पास 5 और 6 कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो यहीं पे प्लस लगा के इसी चीज को दोबारा से लिख दो, केवल जोन्स के जगह पे गिल कर दो या जो भी तुम्हारा नया वाला नाम होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन निकलेगा ना। एक से सपोज करो 5 रिकॉर्ड तुम्हारा निकला, दूसरे से तुम्हारा 6 रिकॉर्ड निकलेगा, तो 5 + 6 11 होना चाहिए। ऐसे निकलेगा ना। कोई सेंटेंस थोड़ा नहीं कॉमा लिख दोगे तो समझ जाएगा। तुम्हें इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा देना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं समझेगा जब तक आप इसके फॉर्मेट में डेटा नहीं दोगे। गॉट इट? मतलब यहाँ पर पेन के आगे उसमें प्लस लगा के फिर अब सपोज करो जैसे मैंने अभी कहा जोन्स का देखा ना, जोन्स का यहाँ पे ये वाला करो, गिल के जगह पे क्या था, ठीक है, 4 रिकॉर्ड है इसका जोन्स का। ठीक है। अब मेरे को जोन्स प्लस गिल के चाहिए, सेल कितने हैं, तो हम क्या करें, यहाँ प्लस का साइन करेंगे, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी क्योंकि करेंगे। रेंज हाँ, रेंज तो सेम ही रहेगा। हाँ जी। प्लस वहाँ नाम केवल चेंज हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, तुम्हें जोन्स के साथ गिल, और क्या चाहिए? गिल गिल चाहिए। चाहिए। हो गया 15। हाँ। 11 पहले था, 4 इसका था, 11 4 15 हो गए। फिर इसमें जितने का लेना चाहे तभी जितना का हाँ। करना उसमें प्लस करो। क्लियर? नेक्स्ट, सम इफ एंड सम इफ्स। ये हर एक आइटम का यूनिट है। सानो उसको और उसको ले आओ। यूनिट कॉस्ट और ये टोटल है, ये टोटल इसका मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है। अब
इसका यदि पूरे का सम निकालना है तो सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पता होगा, इक्वल टू यहाँ से ऊपर तक। हाँ, एक सिचुएशन। दूसरा ऑल्ट इक्वल भी करोगे तो ये सम कर देता है, ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट। दूसरा, तीसरा तरीका ऑटो सम। ठीक है, 3 तरीके से हमने सीधा का सीधा इसको सम किया। अब आते हैं किसी कंडीशन पे यदि हमें सम करना है, हमें देखना है कि गिल का टोटल बिजनेस कितने का है। एक कंडीशन है, एक कंडीशन पे यदि मेरे को सम करना है देन सम इफ इक्वल टू सम इफ रेंज। अब देखो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है क्योंकि काउंट वाले में आपका एक ही रेंज था, क्योंकि जिसको काउंट करना है वही सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो क्राइटेरिया होगा उसका अलग रेंज है और जो सम करना है वो अलग रेंज है। अब आपको क्या है, मैंने बोला कि गिल का टोटल बिजनेस क्या है, तो आप क्या करोगे, गिल इसमें चेक करोगे ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो सम करोगे तो ये वाला कॉलम है। तो हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले रेंज में कौन सा सिलेक्ट करूं। साफ यहाँ पे सिंटेक्स में लिखा है रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। मतलब ये वाला जो रेंज है वो उसका है जो क्राइटेरिया है, जहाँ पे कंडीशन आपने लगाना है। तो कंडीशन मेरा कहाँ है, कस्टमर में ही। तो मेरा कंडीशन है कि हमें जो गिल के देखने हैं, जोन्स के जिसके भी देखने हैं, तो दिस रेंज विल बी योर एक कस्टमर वाला कॉमा। क्राइटेरिया किसमें से आपको किसका देखना है, सपोज करो गिल का हमें देना है, ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट सम रेंज कि इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें सम करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सम किससे करना है, इस टोटल का करना है हमें। अब कहाँ तक ले, यहाँ तक ना ले, यहाँ तक, क्योंकि लेंथ शुड बी सेम। कितना है 2753। तो गिल के जितने होंगे वो सारे काउंट कर लिया होगा। गिल 2753 तो ये गिल के सारे सम कर दिए। क्लियर है यहाँ तक। ये तो हो गया एक कंडीशन पे सम। अब यदि मैं बोलता हूँ कि भैया ये बताओ कि गिल ने टोटल सेल कितने किए हैं, क्योंकि ये गिल का सेल और परचेज दोनों आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ आइटम ट्रांजैक्शन में सेल भी है और परचेज भी है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मेरे को कि गिल का सेल कितने का है, अब कितना कंडीशन हो गया, 2। इसमें आप गिल चेक करोगे, इसमें आप सेल चेक करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आप सम करोगे। तो जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन होता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सम इफ। सिंपल जैसे काउंट इफ लगाया। लेकिन एक चीज में ध्यान देना, सिंटेक्स चेंज हो गया। ऊपर वाले में सम इफ में सम रेंज मेरा लास्ट में आया था, ये सबसे पहले सब रेंज पूछ रहा है। इसके पीछे भी लॉजिक है क्यों पूछ रहा है, क्योंकि सम इफ्स में आप अप टू 64 कंडीशन दे सकते हो। तो ये सम जिसको करना है सबसे पहले आपसे पूछ लिया, अब इसके बाद कंडीशन देते जाओ जितना तुम्हें देना है। क्योंकि ऊपर वाले में तो एक ही कंडीशन था, तो उसने उसी सिचुएशन को फॉलो किया था। यहाँ पे सम रेंज आपसे पूछ लिया, क्योंकि सम तो एक ही कॉलम पे होना है, कंडीशन आप आगे देते रहो। तो सबसे पहले क्या है, सम रेंज। तो जैसा सिंटैक्स है वैसे ही आपको करना होगा। हमने यहाँ तक सम रेंज ले लिया, सम इसी का करना है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, दिस, यहाँ से यहाँ क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 ट्रांजैक्शन, क्राइटेरिया 1 मतलब कंडीशन, ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा क्या है, यहाँ तक का हमने रेंज ले लिया, कॉमा। अगेन क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 इज योर कंडीशन, ठीक है। इसी तरह से यदि आपका और कंडीशन है देन क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया, इस तरह से आप और आगे अप टू 64 लेवल तक जा सकते हैं। 1009 यहाँ तो कोई डाउट। नेक्स्ट एवरेज। यदि आपको एवरेज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है पता है ना, एवरेज निकाल लो, टोटल सम डिवाइड बाई जितना नंबर है उससे सब एवरेज होता है। यदि आपको एवरेज निकालना है तो उसके लिए सिंपल आपके पास एवरेज फार्मूला है। एक कंडीशन पे एवरेज निकालना है, एवरेज इफ है। एक से ज्यादा कंडीशन पे एवरेज निकालना है, एवरेज इफ्स है। सिंटैक्स विल बी रिमेन सेम लाइक सम इफ्स। तो इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, मैं इसको नहीं बता रहा।
ठीक है, क्योंकि सिंटैक्स सेम है, खुद इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत होगा फिर हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट मैक्स मिन पता होना चाहिए। मैक्स नाम से ही क्लियर है कि जो भी आप रेंज दोगे उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये आपका मैक्स रिटर्न करता है। उस तरह से मीन जो भी आप रेंज दोगे उसके अंदर जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपका मीन रिटर्न करता है। इक्वल टू मैक्स, सपोज करो ये मेरा पूरा का पूरा रेंज है, यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज लिया, इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 199। आप इसको फिल्टर लगा के देखते हो तो सबसे जो बड़ा वैल्यू होता है सबसे लास्ट में होता है। उसी तरह से मीन स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेगा जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, तो ये 1 बता रहा है दैट इज 1। अब अगर यहाँ पर हम लगाएं कंडीशन की मुझे किसी एक पर्टिकुलर बंदे के देखने हैं कि मतलब कितनी सबसे कम है सबसे ज़्यादा है वो, बताइए। वो पहले वाली काउंट नहीं, उस पर काउंट लगा सकते हैं, काउंट इज मैक्सिमम मिनिमम वाली काउंट टिप से निकाल सकते नहीं, तो काउंट टिप तो आया ना मेरे काउंट इफ लग सकता है, काउंटिंग होगी, मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेंगे ना इसमें सबसे मैक्स। इसको सपोज करो यहाँ पे एजेंट किसी का अमरजीत सिंह के 5 रिकॉर्ड हैं। अब इसको देखना है कि अमरजीत सिंह के सबसे हाईएस्ट वाले कौन है। नहीं समझा ये तो क्या किया, जो आपने पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, इसमें से इसने मैक्सिमम निकाल के दे दिया या मिनिमम निकाल के दे दिया। अब इसे चाहिए particular किसी बंदे एस्पेक्ट, का। जैसा मोहित मलिक है, यदि मैं यहाँ से ये है ना 3 रिकॉर्ड इसके, हमें मोहित मलिक के हाईएस्ट मैक्सिमम क्या है सोचिए। तो कंडीशन लगेगा इसमें काउंट वाला, बताओ भाई। एक तो पीवट से काम आसानी से हो सकता है, सबका मैक्सिमम मिनिमम हम एक बार में निकाल सकते हैं एजेंट वाइज। यदि मेरे को एजेंट वाइज देखना है कि एजेंट वाइज मेरा मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, हर एक एजेंट का हमें देखना है। वो निकल जाती है। एक का नहीं है सर, पूरी एक लिस्ट है मेरे पास, उस लिस्ट में से मैं चाहता हूँ कि जैसे मोहित के नाम के कितने सबसे हाईएस्ट टॉप हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल फंक्शन से नहीं होगा, दैट विल बी परफॉर्म थ्रू एरे फंक्शन। तो मैं बताऊंगा एरे फंक्शन क्या होता है, फिर आप इस काम को कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा समझा देता हूँ होगा कैसे। आपको क्या करना है, सबका मैक्सिमम नहीं निकालना, आपको सबसे पहले इसमें नेम चेक करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मोहित मलिक मैंने लिया, तो फर्स्ट वो सर्च करेगा मोहित मलिक। अब टोटल मेरे पास 50 रिकॉर्ड है, मोहित मलिक का उसमें सपोज करो 5 रिकॉर्ड उसको मिला। अब उस 5 में से देखेगा कि मैक्सिमम क्या है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कंडीशन स्टेटमेंट पहले पढ़ना पड़ेगा कि इफ कैसे लगाते हैं। इफ को फिर हम लोग एरे फंक्शन के अंदर डालेंगे, देन दिखा देगा। अच्छा एक चीज़ और, ऐसे जैसे ये डेटा है हमारे पास, अगर मैं इसमें कंडीशन लगाऊं कि मुझे हाई एक नाम आ जाए और उसके वो जाए पर्टिकुलर नंबर कितनी है, मतलब क्या क्या पूछो। जैसे कोई हमारे पास ये लिस्ट है, इसमें से मैं चाहता हूँ कि एक बंदे विवेक है, इसके नंबर्स कितने हैं, क्या नंबर टोटल कितने हैं? हाँ नहीं नहीं, इसके जैसे इसका जो अमाउंट है जो लिखा हुआ है वो मतलब कितना है, टोटल सम आ जाए ना उनका। हाँ नहीं नहीं समझ, वही वाली बात आ गई पहले वाली, टोटल काउंट चाहिए आपको। टोटल काउंट चाहिए मुझे, चाहिए इस बंदे का कितना आ गया, कितना काउंट है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड, तो काउंटिंग हो जाएगा। काउंट निकल जाएगा। काउंट इफ बंदे का नाम, काउंटिंग हो जाएगा, Count क्योंकि if आप क्या कर रहे हो, काउंट हम्म। कंडीशन पे तो काउंट कर रहे हो। अब हमने ये तो निकाल लिया कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। अब हमें सपोज करो सेकंड हाईएस्ट नंबर चाहिए, थर्ड हाईएस्ट नंबर चाहिए, कितना है? वो दे देंगे, रेंज लगा देंगे, सॉरी क्राइटेरिया लगा देंगे उसमें। इसके लिए अलग से फंक्शन ही है, दैट इज अ लार्ज एंड स्मॉल। ये तो अच्छा। टोटल मैक्सिमम निकाल दिया ना, हमें सपोज करो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, या थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है, जिसको नहीं पता बड़ा मुश्किल काम है। लार्ज इक्वल टू लार्ज रेंज, जिस रेंज से आपको देखना है हमने रेंज ले लिया, कॉमा जौन सा वाला वैल्यू आपको चाहिए। सपोज करो हमें थर्ड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, देन यू विल राइट 3। यदि आपको सेकंड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए यू विल राइट 2, फोर्थ हाईएस्ट चाहिए यू विल राइट 3, 4। जो नंबर चाहिए आप वो लिखोगे, वो वाला वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। हमने 3 लिखा तो 144 इज द थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है, 144।
उसी तरह से यदि हमें स्मॉल थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए स्मॉल कॉमा, उसी तरह से कौन सा वाला चाहिए, यदि मेरे को सेकंड चाहिए स्मॉलेस्ट तो 2, थर्ड चाहिए तो 3। अच्छा, इसमें अगर हम लोग चाहें कि सीक्वेंस वाइज मेरा आ जाए, उसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा? क्या सीक्वेंस है? सीक्वेंस वाइज मान लीजिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 वैल्यू दिए मेरे, ठीक है, सब जिगजैग ऊपर नीचे है। हम चाह रहे हैं कि मेरे फॉर्मूला हम लगाएं तो एग्जैक्ट डेटा उठाए, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ले जाए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो शॉर्ट कर दो। नहीं, शॉर्ट के अलावा जैसे इसमें लार्जेस्ट मिनिमम और मैं बताया ना, लार्ज इसमें कैसे लगेगा? बंदे वाइज भी है। हाँ, बंदे वाइज भी आ जाए। बंदे वाइज आ जाए। हाँ, जैसे लेट सपोज अमरजीत जो स्टैंड कर रहा है फर्स्ट पे, मोहित स्टैंड कर नहीं, अमरजीत सेकंड पे स्टैंड कर रहा है, मोहित फर्स्ट पे कर रहा है, गौरव फिफ्थ पे कर रहा है, ये फोर्थ पे कर रहा है। तो ये सीक्वेंस वाइज है, फर्स्ट पे कौन स्टैंड कर रहा है, उसका कितना है, मतलब नेम वाइज है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब रैंक डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, समझिए जैसे। एक तो तरीका है कि इसके लिए शॉर्ट एक तरीका है, सबसे आसान वाला, क्योंकि फंक्शन में क्या करेगा, फंक्शन में वैल्यू रिसफल कैसे करेगा, फंक्शन में तुम 1 निकाल के दे सकता है, 2 निकाल के दे सकता है, शॉर्ट कर दोगे तो आसानी से काम हो जाएगा। नहीं तो हम ये कर सकते हैं, जैसे सपोज करो हमें इसका टॉप 5 क्या है सो हमें चाहिए, तो एक बार में निकाल के दे सकता है एक फार्मूला के थ्रू। जैसे सपोज करो टॉप 5 हमें नंबर क्या है वो देखने हैं, हमने 5 सेल सेलेक्ट किया, ये भी फिर एरे फंक्शन ही है, इक्वल टू लार्ज, ठीक है, पूरा का पूरा हमने लार्ज ले लिया यहाँ से यहाँ तक, कॉमा, अभी तक यहाँ 1 नंबर देते थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 5 तक का नंबर हमने इसे दे दिया, दिस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 198, 188, 144, 134, 130। हाँ, यही चीज़ मैं कह रहा था, जैसे ये स्मॉलेस्ट सबसे लार्जेस्ट दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये दिया, फिर ये दे दिया, वो तो हम लोग नेम उसमें सेट कर देंगे। तो यही है, जैसे हमारे पास 10 डेटा है, हाँ, तो 10 का लग जाएगा। 10 है तो 1 से 10 तक डाल दो, 10 सेल नहीं सेलेक्ट तो एक से वो सेलेक्ट नहीं हो सकता अगर हम नंबर सेलेक्ट कर दें, क्या, जैसे 1 2 3 4 जो नंबर हैं वो सेल सेलेक्ट नहीं हो सकता पूरा, मतलब समझा नहीं मैं। रो सिलेक्ट करना है ना, रो की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गया। इनका कहना क्या है, जैसे मान लो वहाँ पर नाम है अजय, फिर है विजय, ठीक है। अब जो अजय की जो हाईएस्ट सेल से लेके लोएस्ट सेल, फिर विजय की हाईएस्ट सेल से लेके लोएस्ट, तो यार शॉर्ट से होगा ना, 2 लेवल पे शॉर्ट होगा वो, एक नंबर पे होगा, एक नेम, पहले नेम पे करोगे फिर उस पे करोगे। अच्छा, इसका यदि फॉर्मूला हमें फॉर्मूला सो काम नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे रो को कैसे रिसफल करेगा वो, हाँ। इसके लिए आप यू विल डू शॉर्टिंग, पहले एजेंट नेम पे असेंडिंग कर दिया, एक और लेवल ऐड किया, उसके बाद क्या करोगे, कॉल सेलेक्ट करोगे यहाँ, और तुम्हें बढ़ते क्रम में चाहिए तो इसको क्या करोगे, तुम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे, इस तरह से निकल कर ये आ गया। जैसे कोई एक बंदा देखो वो रिपीटेड, रवि कुमार, संजीव कुमार जो बंदा का रिपीटेड नाम था, संजीव कुमार कोई था इसमें। संजीव रवि भी आता है। ठीक है। ये बोल रहे थे ना, ये तो शॉर्टिंग से हो जाएगा सिंपल। अच्छा, ये सॉर्टिंग का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट डीएस, ऑल्ट डीएस, डीएस। ठीक है, क्लियर है, लार्ज स्मॉल तक क्लियर है। अभी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि कैसे वर्क कर रहा है, वी विल डू एरे फंक्शन, हाँ स्टेप बाय स्टेप चलो। जब हम लोग एरे फंक्शन करेंगे तो फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि जनरली एक्सेल का कोई भी फंक्शन एक बार में एक वैल्यू रिटर्न करता है, एरे फंक्शन ही ऐसा फंक्शन होता है जो एक बार में आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, दरअसल फालतू कंफ्यूजन हो जाएगी।
ठीक है, लार्ज और स्मॉल वही वाला था जो मैंने उधर कराया। नेक्स्ट नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज क्या होता है, नाम सुने हो? तो ये नेटवर्किंग डेज होते हैं। हाँ, क्या? नंबर ऑफ वर्किंग डेज। वर्किंग डेज। नेटवर्क डेज क्या करता है, कोई भी दो डेट है आपके पास, उन दो डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डे है वो यदि आपको निकालना है। जैसे सपोज कोई इंसेंटिव आप कैलकुलेट कर रहे हो, इंसेंटिव कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें आपको क्या नंबर ऑफ वर्किंग डे चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस से आप इंसेंटिव कैलकुलेट करोगे। तो कोई भी दो डेट है उसके बीच में वर्किंग डे यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आपको कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन यूज दिस फंक्शन। मैनुअल यदि आपको क्या बोलते हैं, मैनुअल में देखना वर्किंग डे निकालना है तो आप क्या कैसे निकालोगे? कैलेंडर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से सैटरडे संडे हटाना पड़ेगा, वीकली ऑफ अपना हटाओगे, उसके अलावा कोई भी फेस्टिवल ऑफ होगा उसको हाँ, आप वो हटाओगे। हटाना पड़ेगा। ये दोनों चीज हट के जो डेट आपका नंबर बचेगा वही आपका वर्किंग डे होगा। ठीक है, सपोज करो नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट 12 मार्च 2009 से एंड डेट 17 अप्रैल 2009 के बीच का हमें देखना है कितने नंबर ऑफ वर्किंग डे थे। तो स्टार्ट डेट हमने ए सिलेक्ट कर लिया, एंड डेट हमने ए सिलेक्ट कर लिया, दो है। एक चीज बताओ कि किसी भी चीज यहाँ पे देखो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इन दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ये कौन कर रहा है? हॉलीडेज पे लगाएंगे वैसे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल आर्गुमेंट। ठीक है, ऑप्शनल आर्गुमेंट। हाँ, यदि आप उसको दोगे फिर भी फंक्शन वर्क करेगा, नहीं दोगे फिर भी फंक्शन वर्क करेगा। लेकिन जिसके पहले स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यदि आप उसको नहीं दोगे तो फंक्शन विल थ्रो एरर। मतलब इसका ये आप दो चाहे मत दो। जैसे मैंने नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया तो क्या समझेगा कि होल्ड डे कुछ नहीं था, अपना स्टार्ट डेट से एंड सीधा का सीधा माइनस कर दिया। अगर है तो डाल है तो डालो कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हॉलीडेज। Holidays। ये 2009 का डेट है, 2009 के मेरे पास कैलेंडर है, जनरली हर एक ऑफिस का होता है एनुअल कैलेंडर। हमने इसको पूरा का पूरा कैलेंडर सेलेक्ट करके रख दिया। मेरे को ये भी देखने की जरूरत नहीं है कौन सा मार्च और अप्रैल के बीच में फॉल कर रहा है, जो भी इस डेट के बीच में फॉल कर रहा होगा अपने आप एक्सक्लूड करेगा। ओके, ठीक है, तो हमने इसको क्या क्या बताया, स्टार्ट डेट बताया, एंड डेट बताया, हॉलीडेज बताया। हॉलीडेज बताया, वीकली ऑफ तो इसने भैया पूछा ही नहीं। वीकली ऑफ कहाँ गया इसका? नहीं पूछा ना। माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट अपने वर्क कल्चर को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ल्ड को उसने ठेका समझ लिया कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। कर दिया उसने काम, पूछा ही नहीं आपसे कि आपका वीकली ऑफ क्या होता है। दुनिया में आधे जगह, इंडिया में खास करके आधे जगह पे फॉर्मूला फेल हो गया, क्योंकि हर एक जगह सैटरडे संडे तो ऑफ होता नहीं। अब जिसका संडे संडे ऑफ है उसके लिए तो यूजफुल नहीं रहा है फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने इस गलती को रियलाइज किया। दिस फंक्शन हैज केम इन 2007। इस गलती को रियलाइज करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में फिर एक दूसरा फंक्शन दिया, दैट इज द नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें इसने वही स्टार्ट डेट, वही एंड डेट। अब देखो इसने वीकेंड का जितना प्रोबेबल सिचुएशन हो सकता है सारा का सारा आपका इसने दे दिया वीकेंड। अब बताओ कौन कौन दिन तुम्हारा छुट्टी होता है, सही बात है। जितना प्रोबेबल, बीच में भी एक दिन किसी का होता है, किसी का संडे मंडे ट्यूसडे, या फिर बीच में भी 2 दिन वाला ऑप्शन है, सारा दे दिया। अब सपोज करो मेरा केवल संडे संडे छुट्टी है, हम इसको संडे संडे वाले को डबल क्लिक करें, ठीक है, कॉमा हॉलीडेज। हॉलीडेज वो उस समय पूछा था, फिर पूछ ही रहा है। एक ब्लैंक होल सही है। ये इस तरह से इसका मतलब क्या, जो 4 सैटरडे उसने ऊपर खाए थे, 4 सैटरडे इधर ऐड करके। क्लियर है? बोलो। नहीं कुछ नहीं लगा था, अलग अलग बनाते रहो फार्मूला, ऐसा बता रहे हो ना। ये आपने बताया अलग फार्मूला, इसका अलग बनाया था आपने फार्मूला, और ये जो केवल इसका निकाला था वो अलग फार्मूला, इस तरह से बनाया करो आप। अलग ही तो दोनों दिखा मैं, वही तो बताया यहाँ पे। अब इसमें 2 होगा ना, इसमें इंक्लूड ये हॉलीडेज वाला भी आ गया इसमें। अरे भैया ये था क्या जिसमें तुम्हें केवल वो काउंट कर रहा है। हॉलीडे से दोनों पूछा था, वीकली ऑफ नहीं पूछा था ऊपर वाला। हाँ, तो उसमें वीकली ऑफ हमने ये दिया नहीं केवल था, वर्किंग डेज है, Working days इसमें है। वो नहीं है, हॉलीडेज हॉलीडेज नहीं था। ये नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल में आपसे सैटरडे संडे वीकली ऑफ भी आपसे पूछा, ऊपर वाले में वीकली ऑफ इसने पूछा ही नहीं था। बाय डिफॉल्ट उसने सैटरडे संडे कंसीडर कर लिया। ठीक है ठीक है। ठीक है,
पानी पी लो। हाँ नेक्स्ट सब टोटल के बारे में एनी आइडिया? सब टोटल सब टोटल एक बड़ा काम का फंक्शन है जो कि आपके काम को बहुत हद तक सिंप्लीफाई करता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी चीज़ का यदि हमें सम देखना था किसी लेवल पे, यदि मेरे को देखना है कि गिल का टोटल सम कितना है, तो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर पे हमने फिल्टर लगाया, यहाँ से गिल सेलेक्ट किया सेल और आप इसको यहाँ से यहाँ तक सम कर रहे थे, सम करके यहाँ नीचे देख रहे थे 2753 ये कर रहे थे ना। यदि मैं आपको एक ऐसा फीचर दूं कि जितने लेवल आप इस पे फिल्ट्रेशन लगा रहे हो उसके बाद जो आप इसको सम कर रहे हो अपने आप आपको वैल्यू कहीं पे मिल जाए, सपोज करो यहाँ मैं आपको दे दूं तो आपका टाइम बचाएगा ना। जबकि वो स्विच ऑन कर, अच्छा मतलब जो जरूरी नहीं कि जो भी फिल्टर लगे, जैसे अभी तो ये सारा दे रहा है, अब मैं इसका फिल्टर लगाऊंगा तो जितना अपने आप वो चेंज होता है। हाँ वो चेंज होता रहेगा, समझ गया। मतलब जो चाहिए मुझे दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक हम लोग कोई भी फिल्ट्रेशन है करस्पॉन्डिंग यदि हमें सम देखना था तो हम क्या करते थे, फिल्टर लगाया, यदि सपोज करो गिल का टोटल हमें वेरीफाई करना था तो हम यही करते थे ना, यहाँ से यहाँ तक जोड़ के देख रहे थे कि 2753 है, यही कर रहे थे ना। यदि सपोज करो तुम्हें कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि तुम्हारे काम को सिंप्लीफाई कर दे, कि जो हम यहाँ पे बार बार यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ देखा, ये चीज तुम्हें मैं यहाँ पे दे दूँ, तो रन टाइम पे तुम्हारा, अब सपोज करो तुम्हें देखना है कि अच्छा टोटल सेल का कितना % है इसका सेल, तो तुम क्या करोगे, टोटल सेल का जितना है इसी से डिवाइड करके तो बनाओगे, ठीक है। ये काम आपको सब टोटल करके दे सकता है। हम यहाँ पे 2 फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पे सम, ठीक है, सम हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं लगाता हूँ सब टोटल। सब टोटल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं कि आपको करना क्या है, जो आपने फिल्टर लगाया उस पर आप क्या करना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो, काउंट निकालना चाहते हो, मैक्स निकालना चाहते हो, मीन निकालना चाहते हो। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, सम के लिए 9 है, हमने इसको डबल क्लिक कर दिया। हम जो सिलेक्ट करते हैं उसका हम सम देखना चाहते हैं, कॉमा रेंज, ये मेरा रेंज है। अभी तक क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, सम भी वही दिखा रहा है, सब टोटल भी वही दिखा रहा है, क्योंकि कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया है कि टोटल का ये कितना है, जो मैं अभी हम दोनों सेम है तो 100% आ रहा है। अब हमें देखना है कि टोटल बिजनेस का, सपोज करो गिल का कितना % है बिजनेस में, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक फिल्टर लगा के, यहाँ से यहाँ तक फिल्टर लगाओगे, गिल का डिवाइडेड बाय, हेलो, हाँ संजय, हाँ हाँ। अब देखो ये 2753 दिखा रहा है, ये 2753 आपका वही है जो आप यहाँ पे देखते थे। सपोज करो अब मेरे को अब निकल रहा है, रन टाइम पे निकल रहा है ना, जो कि अभी तक आप नहीं निकाल सकते थे। अब सपोज करो हमें गिल का देखना है कि इसने सेल कितना है, सेल कितना हुआ, आप यही करते थे ना, फिर इधर सम करके देखते थे कितना हुआ, इतना डिवाइडेड 1009। इस पर्पस के लिए समझ नहीं आ रहा ये, मतलब इसमें हुआ क्या? अरे इसमें सम लगा है, इसमें सम देखो अभी क्या है, मैंने यहाँ पे सम लगाया, सम क्या कर रहा है, इसका सम कर रहा है, सम कर दिया पूरा, ठीक है। सब अभी ये भी सेम वैल्यू है, सब टोटल क्या कर रहा है, इसका टोटल कर रहा है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि सम हमेशा जो तुमने रेंज दिया है उसी को सम करता है, जबकि सब टोटल क्या होता है, जो भी विजिबल सेल होता है उसी को केवल सम करता है। विजिबल सेल का मतलब क्या, जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब ये सारा दिख रहा है तो सारा सेम दिखा रहा है। अब सपोज करो तुम फिल्टर में तुम्हें गिल के रिकॉर्ड देखने हैं, तो तुम क्या करोगे, उसके लिए यहाँ से गिल सेलेक्ट किया, ओके किया। अब विजिबल सेल क्या है, यही इतना विजिबल सेल है ना, ये सब टोटल तुम्हारा इसी का सम कर रहा है केवल। ये देखो कितना है, 2753 है, ऊपर 27 वो चेंज हो गया ना 2753। अब सपोज करो तुम इसके बाद केवल सेल देखना चाहते हैं, सेल हमने सिलेक्ट कर दिया। विजुअल सेल कितना है, जो सामने दिख रहा है, सामने कितना तुम्हारा दिख रहा है, 1009 अपने आप। इससे कोई भी कॉलम ये काम करेगा, अगर तुम पेन सेट लगाओगे तो पेन सेट की डिटेल दे देगा। जो भी फिल्ट्रेशन करोगे, जो भी तुम्हारे सामने विजुअल रिकॉर्ड होगा
उसका एज टोटल करके तुम्हें दिखाएगा, जो कि अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो तुम्हारे फिल्टर्ड डेटा पे काम करे। ठीक। क्लियर है? इसके अंदर एक चीज और है, काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस से भी। जैसे देखो अभी हमने क्या लिया था, सम लिया था 9। आप नीचे आओगे तो देखो 1 से एवरेज शुरू है, 101 से फिर से एवरेज शुरू है, और आप नीचे जाओगे तो ऊपर वाला ही फिर से रिपीटेड है सारा का सारा सेट। 9109 फिर से सम आ गया, दोनों सम है लेकिन एक का नंबर है 9, एक का नंबर है 109। दोनों में क्या फर्क है? कोई तो जरूर फर्क होगा। 9109 जबकि है दोनों बता रहा है सम ही, दोनों में फर्क क्या है? जनरल यूजर को कोई फर्क पता नहीं चलेगा। बट सपोज करो आपका बीच में कोई रोज हिडन किया हुआ है, राइट क्लिक करके आपने इसको हाइड कर दिया है। अब जब हम फिल्टर लगाएंगे तो मेरे पास ऑप्शन है कि हम वो हिडन वाले को भी कंसीडर करना चाहते हैं सम करने में या नहीं करना चाहते हैं। क्लियर है? यदि आप 9 यूज करते हो तो जो हिडन वैल्यू है उसको भी यू ऐड करता है। यदि आप चाहते हो कि जो हिडन वैल्यू है उसको कंसीडर नहीं करें तो आप उसके जाके 109 हिडन वैल्यू के लिए 9 और हिडन इंक्लूड करना है। मैंने इधर लिख भी दिया है, 9 वाला। तो 9 इंक्लूड हिडन वैल्यू के लिए 1 वाला सीरीज आप यूज करोगे। हिडन को इग्नोर करना है तो 100 वाला सीरीज आप यूज करोगे। बस बाकी काम करने का तरीका सेम है। जी। ठीक है? तो हिडन वाली वैल्यू में दिख जाएगी यहाँ पे? हाँ, हिडन वाले वैल्यू को ऐड कर देगा, add क्योंकि तुमने रेंज तो पूरा लिया हुआ है ना। हाँ ठीक है। आपने बीच का है तो जैसे G4 से लेकर G50 तक लिया हुआ है, अब हिडन तो मैंने इसी के बीच का किया हुआ है ना, तो उसको कंसीडर करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट पावर, गुड टू नो है, कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। सपोज करो कोई भी आपके पास नंबर है, उस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो इस चीज़ के लिए सबके लिए एक फंक्शन होता है, दैट इज द पावर। ठीक है? जिस नंबर का हमें निकालना है स्क्वायर निकालना है तो किसी भी नंबर का पावर क्या होगा? 2 होगा। उस तरह से क्यूब निकालना है 3, स्क्वायर रूट पावर 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 अच्छा नहीं 1/2। ठीक है? स्क्वायर रूट का पावर होता है 1/2। इसका 1.3 हो जाएगा। ठीक है जी। 9 का 81 729 स्क्वायर रूट 3 एंड क्यूब रूट 2.8। नेक्स्ट अपर लोअर प्रॉपर पता है? हाँ जी। अपर क्या करता है? सपोज करो कोई भी आपका यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट फंक्शन है तीनों का तीनों, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को अपर क्या करता है? पूरे के पूरे कैपिटल कर देगा। लोअर क्या करता है? पूरे के पूरे स्मॉल कर देगा। एंड प्रॉपर क्या करेगा? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड रिमेनिंग स्मॉल, जो हम लोग जनरली नाम लिखते हैं। यदि किसी सेल के अंदर है तो आप सीधे सेल से रेफर कर सकते हो, नहीं तो यदि आपका कोई फिक्स टेक्स्ट है तो उसको डबल कोट के अंदर आप वहीं को वहीं लिख सकते हो। कैपिटल कर दिया। ठीक है? कैपिटल, स्मॉल एंड प्रॉपर। ये चीज पता है ना? एक बार पकड़ के नीचे खींच सकते हैं। नेक्स्ट कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता है? सब शब्द सारे उसको जोड़ देता है, सेंटेंस को। कोई भी दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट अलग अलग सेल में है, उन सबको कंबाइन करके यदि आप एक टेक्स्ट बनाना चाहते हो, उस चीज के लिए हम लोग कॉनकैटिनेट यूज करते हैं। कॉनकैटिनेट इज यूज्ड टू कंबाइनिंग 2 और मोर देन 2 टेक्स्ट। ठीक है? सपोज करो इसमें फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है, इन दोनों को कंबाइन करके मेरे को एक नेम बनाना है, तो हम क्या करें? इक्वल टू
कॉन्केटिनेट टेक्स्ट, फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट, इसी तरह से दिया और आपके पास है तो कॉमा डाल के आप लिख सकते हो। अब इसने क्या किया, दोनों को चिपका के डाल दिया। बीच में space हमें देना पड़ेगा। वर्ड स्पेस चाहिए तो क्या करोगे, कोलन लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा कोलन। डबल कोट अच्छा, इसको double स्पेस quote डबल कोट डबल कोट कॉमा, क्योंकि वो क्या है डबल कोट के अंदर स्पेस आपने दिया, वो भी तो एक कैरेक्टर है ना, उसको भी कॉमा डाल के ही आपको देना पड़ेगा। तो इसने एक स्पेस दे दिया। इसके जगह पे एक हम लोग सिंबल भी यूज करते हैं कॉन्केटनेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, दिस एम्परसेंड वाला, ये एंड वाला जो सिंबल है, दिस एंड इज कॉल्ड एम्परसेंड सिंबल, या कॉन्केटनेशन ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, इक्वल टू दिस ठीक है। उसी तरह से यदि हमें इसके बीच में वर्ड स्पेस देना है तो डबल कोट स्पेस डबल कोट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट यार, एक मिनट